ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, अपना फ़ोन उठाओ, गूगल करो। गूगल क्या करना है? निफ्टी 50 मार्च 2026 और देखो क्या आया है। निफ्टी अभी 23,800 के आसपास है, यानी जनवरी 5th को जो 26,373 का ऑल टाइम हाई था, उससे नियरली 10% नीचे। टेक्निकली हम करेक्शन जोन पर है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मार्च के पहले ही 10 दिनों में 34,000 करोड़ रुपए के इक्विटीज बेच दिए, जो छोटा अमाउंट नहीं होता। और ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा है, एक वॉर, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक भूकाल, जो अब सिर्फ मिडल ईस्ट में है, लेकिन दुनिया इसका डर पूरी तरीके से फील कर रहा है। अगर आप पूरी फीलिंग के साथ इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे कि वर्ल्ड वॉर 3 सच में आने वाला है, और अगर आ गया तो तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारा बिटकॉइन, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, सिल्वर, इक्विटीज, इन सब का क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले फटाक से लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है वैल्यू तो मिलनी है। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, तुम्हारे पोर्टफोलियो का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं 28 फरवरी 2026 से, जब इजराइल ने ईरान पर एक मैसिव स्ट्राइक मारा। अमेरिका जो कहता था मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस, वो एक्चुअली होने लगे। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। ईरान ने रिटेलिएट किया यूएस बेसिस पर मिसाइल्स और ड्रोन से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है, उसको कहीं ना कहीं, जहां से रोज 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल गुजरता है, उसको डिसरप्ट कर दिया गया। ब्रेंट क्रूड एक ही हफ्ते में $69 से $86 के ऊपर पर बैरल चले गया, 20 मंथ के हाई पे। इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब दुनिया में एक चिंगारी जली और हम सीधा उस आग के घेरे में आ गए। यहीं से सवाल शुरू होता है जो सीरियसली पूछा जाना चाहिए कि क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, या अभी जो चल रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है। देखिए, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने अभी 2026 की अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच रिपोर्ट्स में लिखा है, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ताइवान स्ट्रेट टेंशन जो चल रहा है, ये तीनों एक फ्लैश पॉइंट है दुनिया के इस तरफ, हाई इंपैक्ट हाई लाइक्लीहुड कॉन्फ्लिक्ट्स के तरफ। स्टिम्सन सेंटर की भी अगर मैं बात करें, जो एक रिस्पेक्टेड अमेरिकन थिंक टैंक है, उन्होंने टॉप 10 ग्लोबल रिस्क फॉर 2026 के लिस्ट में कहा है कि दुनिया इस वक्त एक नेसेंट ट्रायंगुलर आर्म्स रेस में है, जहां अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पेंटागन के एस्टिमेट्स के मुताबिक तो चाइना के पास 2030 तक 1000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। रशिया ने यूक्रेन वॉर के बीच बीच में भी कई बार कहा था, अगर आपको याद होगा, थ्रेट्स दिए थे कि भाई हम न्यूक चला देंगे, हम न्यूक चला देंगे। दिसंबर में एक एजेंसी ने पॉइंट आउट किया था कि जो एक वो ट्रीटी हुई है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल का आखिरी सर्वाइविंग एग्रीमेंट था, फरवरी 2026 में वो भी एक्सपायर हो गया। कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब अभी कोई फॉर्मल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी नहीं है दोनों सुपर पावर्स के बीच में। यूएस और रशिया की मैं बात कर रहा हूं, ये खुद में एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। और रशिया के साइड पे नाटो के फाइटर जेट्स एस्टोनिया के कैपिटल टैलिन के ऊपर उड़ा रहे हैं अभी भी। रशियन ड्रोन्स पोलैंड में घुसे, नाटो ने पहली बार उन्हें शूट डाउन किया, और कहीं ना कहीं उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, आवर बिगेस्ट रिस्क राइट नाउ इज मिसकैलकुलेशन बाय रशिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में यूके के प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से कहा कि ये वॉर कैन एंड अप टू वर्ल्ड वॉर 3। भाई साहब, रशिया इतनी सारी चीजें कर रही है, ऊपर से ट्रम्प भाई साहब कम नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने बयान देते जा रहे हैं। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ताइवान इन्वेशन का रिस्क 2027 तक, 2027 तक पीक कर सकता है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ ताइवान, ये 3 वॉर जोन्स एक एक करके अगर कनेक्ट होते हैं तो फिर वो पूरे ग्लोब में एक बहुत बड़ा क्राइसिस नेटवर्क नहीं बना सकते। लेकिन सीधा जवाब क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ऑनेस्ट आंसर अभी के लिए डायरेक्टली नहीं। क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी न्यूक्लियर पावर डेलिबरेटली वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं करेगा। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड जिसको कहते हैं, अभी भी एक डिटरेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर प्लेन से शुरू हुए, मिसकैलकुलेशन से शुरू हुए। एक रशियन ड्रोन अगर गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गया, एक यूएस नेवल शिप अगर हॉर्मोज में किसी ईरानियन फ्रेट के साथ टकरा गया, एक चाइना वाला जेट अगर ताइवान की एयर स्पेस पे कुछ ज्यादा देर वहां पर रह के कुछ गलती से गिर गया और ब्लास्ट कर गया, तो एक्सीडेंटल एस्केलेशन वहां पर हो सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें मार्च 2026 में होती हुई दिख रही है। सो नो, वर्ल्ड वॉर 3 गारंटीड नहीं है, लेकिन रिस्क इज रियल, और इस रिस्क का तुम्हारे पोर्टफोलियो पे पहले से असर हो चुका है। अब आते हैं रियल बात पे, तुम्हारा पैसा। एसेट बाय एसेट शुरू करके मैं बताता हूं। गोल्ड से शुरू करते हैं, क्योंकि गोल्ड ने 2025 में जो किया वो हिस्टोरिकल है। 50 से ज्यादा ऑल टाइम हाई, 60% से ज्यादा रिटर्न्स, ये 1970s के बाद का सबसे
सबसे बेस्ट ईयर रहा है। 11 मार्च 2026 को गोल्ड का प्राइस $5,171 पहुंच गया था, जो कि आप सोच सकते हैं रिमार्केबल है। कोविड में भी इतना बढ़िया जंप नहीं आया था जितना अभी आ गया है। जनवरी 29 2026 को गोल्ड ने 5595 का ऑल टाइम हाई टच किया था। जेपी मॉर्गन ने फोरकास्ट किया कि गोल्ड 2026 में 5000 के ऊपर ही रहेगा पर डॉलर, डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यूबीएस बोल रहा है पोटेंशियल अपसाइड $7200 का भी हो सकता है। इसका मतलब यहां से भी उठने के चांसेस गोल्ड में देखा जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सर्वे, सेंट्रल बैंक भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड रिजर्व्स बढ़ेंगे। इंडिया, पोलैंड, टर्की सब ले रहे हैं गोल्ड। क्यों? क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस के बाद बहुत सारे कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स फ्रीज हो सकते हैं कभी भी, लेकिन गोल्ड नहीं फ्रीज होता है। गोल्ड फिजिकल है, गोल्ड सॉवरन है, और वॉर के टाइम गोल्ड सिर्फ एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म बार बार करते हुए देखा गया है। सिंपल कंक्लूजन है, गोल्ड इज योर वॉर इंश्योरेंस। ये अभी एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन वॉर प्रीमियम और जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम अभी भी प्राइस में फुल्ली बेक्ड नहीं है। गोल्ड के साथ रहना समझदारी दिखती है। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर 2025 में और भी ज्यादा इंसेन था, 127% ऊपर चढ़ के बैठा है 2025 से। 1 किलो सिल्वर अभी भी रफली 2,90,000 2,95,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिल्वर का डबल रोल है, आधा इंडस्ट्रियल मेटल है, आधा सेफ हेवन है। सोलर पैनल, सेमी कंडक्टर्स, ईवी बैटरीज, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सप्लाई टाइट है। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने कंफर्म किया है कि 2026 में भी स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट रहेगा। यूबीएस और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों ने सिल्वर का टारगेट $65 पर आउंस रखा है 2026 के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर जितनी तेजी से जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो मैं हमेशा आपको अवॉइड बोलूंगा कि भाई सिल्वर से थोड़ा अवॉइड कीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन के लिए। इसके लिए अपन चलेंगे सबसे पहले स्क्रीन पर। हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। जो लोग हमारे क्रिप्टो के इनपुट्स देखते रहते हैं उनको पता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप जा सकते हैं एंड आप लोग चेक कर सकते हैं, जहाँ पर कि क्रिप्टो के वीडियो में मैंने क्लियर कट चीज़ कही थी कि इथीरियम पे ये एक बेस बन रहा है और यहाँ से एक हमको बाउंस रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा बन रहा है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी थी कि यहाँ से आपको 1:3 1:4 आराम से मिल रहा है। आप ठीक देख सकते हो, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था 1:4 पे जाके ही कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के लिए रेजिस्ट किया है। इसलिए टाइमली अपडेट के लिए आप फॉलो कीजिए। और हाँ, जैसे अगर क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेल्टा एक्सचेंज का, जाके चेकआउट कीजिए। लेकिन अब यहाँ से कहाँ, तो हम पहले चलेंगे बिटकॉइन पे। और बिटकॉइन पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक रेंज था जिसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वापस तोड़ा, फिर वापस ये यहाँ पर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो इमीडिएट मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है 72,000 पे। अगर ये पर्टिकुलर बिटकॉइन 72,000 के ऊपर एक अच्छा कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं देता है तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर फंस सकते हैं। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा? मेरा सजेशन सिंपल सा रहेगा, क्लियर कट रहेगा कि यहाँ पर मुझे एक सेल ऑन राइज मिल सकता है जहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सो बेसिकली 1,1500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं। लेकिन टारगेट आप लोगों को जो वहाँ से मिलेगा, लेट्स से आप 73,000 72 73,000 के आसपास करते हैं, तो आपको जो टारगेट मिल जाएगा वहां से वो मिलेगा ऑलमोस्ट मोटा मोटी 4-5,000 का। तो 1:2 के आसपास का आपको यहाँ पर आरआर बनेगा। इधर से जितना फेवरेबल था उतना तो नहीं। एक और ट्रेड जो आप लोगों को दिख सकता है यहाँ पे वो होगा आपके, अगर मैं डेली चार्ट्स पे जाता हूँ तो डेली चार्ट्स पे एक और चीज़ हमें यहाँ पर दिख सकती है। एक्सक्यूज माई ड्राइंग्स, क्योंकि मैंने कुछ कुछ समय समय पे रखता हूँ मैं अपने पोजीशंस के लिए। तो डेली चार्ट्स पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं सेम रेंज को बढ़ाता हूँ तो ये तो एक फॉल्स ब्रेकआउट वो था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बार बार 72,000 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सा वॉर परनियंट के हिसाब से ये चलेगा कि 72,000 के आसपास अगर एक बहुत बड़ा हमें एक बुलिश कैंडल दिखता है जो इसको भी एनगल्फ कर जाता है, मतलब लेट्स से एक ऐसा कैंडल बनता है जो 74,000 को भी एनगल्फ कर जाता है, अगर उस कैंडल के वेट कीजिएगा आप एटलीस्ट आवरली चार्ट्स पे, अगर वो चीज़ हो जाती है तो फिर हम अपसाइड के लिए वहाँ पर टारगेट करेंगे ऑलमोस्ट 80,000 तक के आसपास का, 79-80,000। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 3 कैंडल्स यहाँ पर थे यहाँ तक का करेंगे। तो सिंपल सा, अगेन आई रिपीट
कि अगर हमें 72,000 के आसपास छोटू मोटू कैंडल मिलता है, 72-73,000 के आसपास, तो वहाँ से एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है फॉर 4,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन द डाउन साइड, इनफैक्ट मोर। बट अगर वॉर वाले तरफ से कुछ पीसफुल सिग्नल्स आ जाते हैं और एक बड़ा कैंडल बनता है जो इसको भी इनगल्फ कर जाता है और एक 74,000 तक का कैंडल बनता है, तो हम अपसाइड 6-7,000 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर प्ले आउट करेंगे। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब समझते हैं वीडियो में आगे चल के कि भाई और क्या डायनेमिक यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन पे एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अक्टूबर 2025 में, जैसे कि हमने स्क्रीन पे भी देखा है, बिटकॉइन 1,26,000 के ऑल टाइम हाई पे था और आज वही चीज 67,000 के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 47% नीचे। कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई बिटकॉइन तो डिजिटल कॉइन है, वॉर में तो इसको बढ़ना चाहिए। सच ये है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन वॉर में गोल्ड की तरह बिहेव नहीं करता है। आपको समझना पड़ेगा कि जब रिसर्च करी गई नैस्डैक के साथ कोरिलेशन तो 0.68 से 0.75 तक रही है। मतलब जब मार्केट डरा है तो बिटकॉइन और नैस्डैक दोनों एक साथ गिरे। फरवरी 2026 में बिटकॉइन ईटीएफ से $3.8 बिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ, सबसे बुरा मंथ लॉन्च के बाद से अभी तक है। उसी वक्त गोल्ड ईटीएफ में $16 बिलियन के इनफ्लोज आए। रोटेशन क्लियर है, डिजिटल गोल्ड से एक्चुअल गोल्ड की तरफ पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। लेकिन बिटकॉइन इज राइट नाउ ट्रांजैक्शनिंग। रिस्क की एसेट है, इस पे कोई डाउट नहीं है। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% का अगर आप वहां पर एक एलोकेशन रखते हैं देन इट इज फाइन। आपको समझना पड़ेगा बिटकॉइन और भी नीचे जा सकता है, जो कि मैंने चार्ट पे आपको लेवल बताया है। आप लेवल जरूर देखेगा और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। और जितने भी लोग डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलते हैं उनको हमारे फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं बहुत लोगों के फेवरेट रियल एस्टेट के। ये वो टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉर के टाइम में रियल एस्टेट कैसे बिहेव करती है। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली वैल्यू होल्ड करती है, स्पेशली रेसिडेंशियल। लेकिन इंडिया में स्पेशली राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और हायर इन्फ्लेशन के चक्कर में आरबीआई इंटरेस्ट रेट का जो भी प्रेशर है, ये सब होम लोन डिमांड को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। देखिए, गुड रिटर्न्स की डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो रियलिटी इंडेक्स मार्च के पहले हफ्ते में 4.9% नीचे आ चुका है, सबसे बुरा परफॉर्मिंग सेक्टर। एफपीआई सेलिंग चल रही है, करेंसी में वीकनेस चल रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ये सब रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए नियर टर्म नेगेटिव है। लेकिन फिजिकल रियल एस्टेट, आपके घर, एक अलग एसेट होता है, वो शॉर्ट टर्म में क्रैश नहीं करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सोच रहे हो 7 से 10 साल, तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अभी भी रिलेटिवली सेफ है। लेकिन रियल एस्टेट में लेवरेज करके लोन लेकर स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट इस एनवायरनमेंट में रिस्की हो सकता है। कमर्शियल रियल एस्टेट और रीट्स ग्लोबल अनसर्टनिटी में स्टे कॉशियस करने की बात कहते हैं। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए हमें? लेट मी गिव यू अ सिंपल फ्रेमवर्क। ये वॉर प्रीमियम परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाओ तुम इस पर्टिकुलर वॉर के लिए कि गोल्ड में 10-15% का आपका एलोकेशन रहे, सिल्वर में 5% का एलोकेशन रहे, बिटकॉइन अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो 20% का, और उसके बाद आप इक्विटीज में जाओ। शॉर्ट टर्म अगर प्ले करना है तो डिफेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये डिफेंसिव बेट्स होंगे। आईटी स्टॉक्स जियोपॉलिटिकली सफर करते हैं, तो वहां पर आपको, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर नहीं हो तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। रियल एस्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स बोलेंगे तो वहां पर क्लैरिटी का आपको वेट करना चाहिए। देखिए, एक पूरी जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स जो 2020 के बाद मार्केट में आए, उन लोगों ने सिर्फ बुल मार्केट ही देखा है, तो ये पहली बार है उनके लिए कि जियोपॉलिटिकल रिस्क फील कर रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, गल्फ वॉर, कोविड, सब कुछ देखा हुआ है। इस दुनिया ने सब कुछ देखा है और मार्केट्स इवेंचुअली हर बार रिकवर करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि वॉर होगी कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम उस वक्त भी इन्वेस्टेड हो और सही एसेट्स में हो कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। और इन सब के बीच में जो लोग सही एसेट्स में अलाइंड रहेंगे, उनको हमेशा हिस्ट्री ने बताया कि वो वेल्थ बनाते ही है। बाकी सब पैनिक में बेचकर चले जाएंगे। अब आप डिसाइड करो आप कौन से ग्रुप में से आप चाहते हो रहना। क्या आप होल्ड करके वेल्थ बनाना चाहते हो अच्छे एसेट्स में रह के, या फिर पैनिक में भागना चाहते हो? अगर टाइमली अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।